हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट। तो आज आपको पता है जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं अगस्त के इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे आपके कंपटीशन के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो दोस्तों आप सबका धन्यवाद हमारी पिछली वीडियो को पसंद करने के लिए। लगातार अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं आज का। दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट के से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी ने किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लिया है। महेंद्र सिंह धोनी जिनके बारे में आप सब जानते होंगे, तो उन्होंने किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है, यानी किस तरह के फॉर्मेट से संन्यास लिया है। ऑप्शन ए घरेलू क्रिकेट, ऑप्शन बी आईपीएल क्रिकेट, ऑप्शन सी टेस्ट क्रिकेट, या ऑप्शन डी एक दिवसीय क्रिकेट। ए बी सी या डी चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया है हाल ही। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी एक दिवसीय क्रिकेट। 15 अगस्त 2020 को उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट की और उसके जरिए अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। इससे पहले 2014 में टेस्ट को अलविदा बोल चुके हैं ये। इसके बाद 15 अगस्त 2020 को इन्होंने ओडीआई क्रिकेट, वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। और धोनी के बारे में बात करें तो 2004 में इन्होंने अपना पहला मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में, पहला मैच। यानी धोनी ने अपनी पहला डेब्यू मैच 2004 में बांग्लादेश की टीम के खिलाफ किया था और अंतिम मैच इन्होंने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। और इस मैच के बारे में तो आप जानते होंगे, ये मैच आईसीसी का सेमीफाइनल था, आईसीसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2018, माफ करिए 2019 का सेमीफाइनल था ये, जो इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था। इसके बाद धोनी ने कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला और 15 अगस्त 2020 को संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो धोनी को सफल कप्तान भी बोला जाता है, इंडिया का सबसे सफल कप्तान। उसका कारण यह है कि धोनी ने अपनी कप्तानी में इंडिया को आईसीसी की सबसे 3 बड़ी ट्रॉफी जितवाने में कामयाब हुए हैं। आईसीसी की 3 बड़ी ट्रॉफी, जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2007 शामिल है, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी। तो धोनी की कप्तानी में इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2007 जो साउथ अफ्रीका में हुआ वो जीत चुकी है। धोनी की कप्तानी में इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 जो इंडिया में ही हुआ था वो जीत चुकी है। और धोनी की कप्तानी में इंडिया चैंपियन ट्रॉफी 2013 जो इंग्लैंड में हुआ था वो जीत चुकी है। मतलब धोनी की कप्तानी में इंडिया 3 बड़े खिताब अपने नाम कर चुकी है और इसे सफल कप्तान भी इन्हें कहा जाता है। 2004 में पहला मैच खेला, 2019 में अंतिम मैच खेला, 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया और 2020 में एक दिवसीय क्रिकेट यानी ओडीआई मैच से संन्यास लेने का फैसला किया। तो बात ये गौर करने वाली है कि धोनी ने आईपीएल क्रिकेट को संन्यास नहीं बोला है, मतलब आईपीएल वो खेलना जारी रखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, यानी हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। तो MS धोनी के बाद कौन से क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी। MS धोनी जो 15 अगस्त 2020 को संन्यास लिया है, उसके बाद कौन से क्रिकेटर ने अपने रिटायरमेंट, अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी दिनेश कार्तिक, ऑप्शन सी सुरेश रैना, या ऑप्शन डी सौरभ तिवारी। ABC या डी चारों में से कौन से राइट आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया है धोनी के बाद। इन्होंने भी 15 अगस्त 2020 को संन्यास लिया है। धोनी के साथ इन्होंने बहुत साझेदारी की थी। MS धोनी और सुरेश रैना ने साथ बहुत खेले थे, बहुत साझेदारी की थी, तो इन्होंने संन्यास भी साथ साथ लिया है। तो रैना के बारे में बात करें तो 2005 में इन्होंने अपना पहला मैच खेला
श्रीलंका के खिलाफ। रैना ने अपने क्रिकेट की शुरुआत 2005 में श्रीलंका के खिलाफ की थी और अंतिम मैच इन्होंने खेला 2018 में। 2018 में इन्होंने अपना अंतिम मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ। उनके बाद इन्हें कभी मौका नहीं मिला क्रिकेट खेलने का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का, और 15 अगस्त 2020 को इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो रैना भारतीय टीम के उप कप्तान भी रह चुके हैं। भारतीय टीम के उप कप्तान भी रह चुके हैं। इन्होंने वनडे में 226 मैच खेले, जिसमें 5,650 रन बनाए थे। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में इनको ज्यादा मौका नहीं मिला खेलने का, और वनडे में इन्होंने 226 मैचों में 5650 रन बनाए थे। धोनी के साथ काफी साझेदारी की थी, लंबी साझेदारी की थी, और 2011 में जो भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती थी उनके भी यह हिस्सा बने थे। उप कप्तान भी रह चुके इंडिया के। 2005 में श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच खेला, 2018 में अपना अंतिम मैच इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हाल ही में कब हुआ? ऑप्शन ए 16 अगस्त, ऑप्शन बी 17 अगस्त, ऑप्शन सी 18 अगस्त, या ऑप्शन डी 14 अगस्त। ए बी सी या डी 14, 18, 16 या 17। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी 17 अगस्त। 17 अगस्त को इनका निधन हुआ है। और दिल का दौरा पड़ने से इनका अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी, यानी अमेरिका में इनका एक घर है, वहां न्यू जर्सी में यह रहते थे। एक शहर का नाम है न्यू जर्सी। और लॉकडाउन की वजह से भारत नहीं आ सके थे, तो काफी समय तक वहीं रह रहे थे, बीमार चल रहे थे, और दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। और 90 साल की इनकी उम्र थी। 90 साल की उम्र थी। पहले यह एक तबला वादक थे। संगीत जो गायक हैं ये तो बाद में बने हैं, पहले यह तबला वादक थे। और इनके एक मित्र थे कुमार गोवर्धन। इनके कहने पर इन्होंने शास्त्रीय संगीत में रुचि लेना शुरू किया। यानी रुचि लेते लेते यह दुनिया के सबसे मशहूर शास्त्रीय गायकों में से एक माने जाते हैं, पंडित जसराज, जिनका निधन 17 अगस्त को हुआ। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था, और 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। किस वाइस एडमिरल को महानिदेशक नौसेना अभियान DGNO में नियुक्त किया गया है? तो किस वाइस एडमिरल को महानिदेशक नौसेना अभियान में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रदीप श्रीवास्तव, ऑप्शन बी दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन सी अजय गर्ग, या ऑप्शन डी रमेश चंद्र। चारों में से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दिनेश के त्रिपाठी। तो ये संचार और सूचना के विशेषज्ञ हैं, और 1985 से नौसेना में यह कार्यरत भी हैं। दिनेश के त्रिपाठी 1985 से नौसेना में कार्यरत भी है, संचार और सूचना में विशेषज्ञ हैं, इसलिए इन्हें DGNO में नियुक्त किया गया है। और इस अभियान में नियुक्त किया गया है। अब से जो भी कार्य होंगे DGNO में वो इनके ही निर्देशन में होंगे। उधर DGNO में जो इसके बाद जो कार्य होंगे वो इनके निर्देशन में किए जाएंगे। दिनेश के त्रिपाठी के निर्देशन में सारे कार्य वहां संपन्न होंगे। आइए अब देखते हैं आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने अपना नया अध्यक्ष किसे बनाया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना, जिसे सेल भी कहा जाता है, इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए संजीव कुमार, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी अजहर महमूद, या ऑप्शन डी सोमा मंडल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सोमा मंडल। सोमा मंडल को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। लोक
उद्यम चयन समिति के द्वारा, लोक उद्यम चयन समिति द्वारा इनका चयन किया गया है और इन्हें सेल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यह सेल में पहले कार्यरत हैं निर्देशक के रूप में, निदेशक के रूप में पहले कार्यरत हैं काफी समय से। अब यह अनिल चौधरी का भार संभाल रही है, यानी सेल के इससे पहले जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनिल चौधरी, वर्तमान में भी यही है। और कुछ समय बाद सोमा मंडल इनका पदभार करेंगे, यानी इनका जो पद है अनिल चौधरी, इनके बाद सोमा मंडल इस पद पर कार्यरत होंगे। इससे पहले यह निदेशक के रूप में कार्यरत है सेल में। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं बॉलीवुड से जुड़ा एक क्वेश्चन। हमारा छठा क्वेश्चन, फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2020 की लिस्ट जारी की है, इसमें किस बॉलीवुड एक्टर को टॉप 10 के लिस्ट में रखा गया है? यानी फोर्ब्स मैगजीन जो वर्ल्ड वाइड एक मैगजीन है, इसकी जो 2020 की जो लिस्ट है उसमें किस बॉलीवुड को टॉप 10 की लिस्ट में रखा गया है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी रितेश देशमुख या ऑप्शन डी संजय दत्त। तो राइट आंसर होगा हमारा चारों में से ऑप्शन ए यानी अक्षय कुमार। तो इस लिस्ट में उनकी कमाई के हिसाब से लिस्ट में रखा जाता है। तो 2020 में इनकी कमाई रही है अक्षय कुमार की 4.85 करोड़ डॉलर, यानी लगभग 362 करोड़ रुपए 2020 की इनकी कमाई रही है। और चौथे अंक पर है ये स्थान पर यह दुनिया में है। तो नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है अमेरिका के ड्वेन जॉनसन, जो नंबर 1 है कमाई में 2020 में। तो इनकी कमाई कितनी है? 7.62 करोड़ डॉलर 7.62 करोड़ डॉलर के साथ यह पहले अंक पर है। चौथे नंबर पे है इंडिया के अक्षय कुमार 4.85 करोड़ डॉलर, जितना लगभग 362 करोड़ रुपए। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य है कौन सा है? यानी ट्रैफिक सिग्नल जो होता है उसमें आज अभी तक सभी जगह लगभग इंडिया में मेल्स आइकन ही प्रयोग किया जाता है। तो अब कौन सा वो शहर है जहां फीमेल आइकन इस्तेमाल किया जाने लगा है और देश का पहला शहर है वो? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी रांची या ऑप्शन डी मुंबई। तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र का मुंबई, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो हाल ही में मुंबई नगर निगम जिसे बीएमसी कहा जाता है, इसके द्वारा यह फैसला लिया गया है कि दादर एरिया के जो ट्रैफिक सिग्नल है वहां पर फीमेल आइकन का उपयोग किया जाएगा। और इसकी तारीफ भी हो रही है कई देशों में। तो यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी तारीफ की है। महिला सशक्तिकरण को देखते हुए उसको बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। मुंबई में बीएमसी ने दादर एरिया में ट्रैफिक सिग्नल पर अब से फीमेल आइकन का इस्तेमाल करेगा और इसकी कई देशों में प्रशंसा भी हुई है। यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी तारीफ की। दोस्तों अब देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 16 अगस्त या ऑप्शन डी 18 अगस्त। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो बी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी 12 अगस्त। सन 2000 से इसकी शुरुआत की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, तो सन 2000 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया था। और इंडिया में भी यह दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को तो मनाया ही जाता है। तो इसके साथ साथ नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय
युवा दिवस भी मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका कारण क्या है 12 जनवरी को मनाने का? इस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को भी इंडिया में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे 2000 में पहली बार मनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। 12 अगस्त को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं दुनिया से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट न्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 9वां। दुनिया का पहला देश जिसने कोरोना वैक्सीन को आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करवाया। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी भारत। चीन, रूस, अमेरिका, भारत, कौन सा राइट आंसर होगा? किस देश ने कोरोना वैक्सीन को आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करवा दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रूस। रूस ने 11 अगस्त 2020 को यह रजिस्ट्रेशन की घोषणा की है। घोषणा किसने की है? वहां के राष्ट्रपति। तो रूस के राष्ट्रपति का नाम आप सब जानते होंगे, व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने यह घोषणा की है और इस घोषणा में उन्होंने यह जानकारी दी है कि कोरोना की वैक्सीन के लिए आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेट करवाया जा सकता है। 11 अगस्त 2020 को उन्होंने यह जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो रूस एक पहला देश है जिसने यह कार्य किया है। हालांकि कोरोना के ट्रायल चीन भी कर चुका है, अमेरिका भी और भारत भी, सब देश लगे पड़े हैं कोरोना के वैक्सीन के ट्रायल के लिए। लेकिन सफलता सबसे पहले रूस को मिली है, रूस को सबसे पहले सफलता प्राप्त हुई है। तो रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस वैक्सीनेशन के लिए उनको मंजूरी दे दी है। वही देखते हैं दोस्तों 10वां क्वेश्चन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ हमारा 10वां क्वेश्चन। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार चुना गया है? तो अमेरिका में जो चुनाव होने हैं उसके लिए किस महिला को, भारतीय मूल की महिला को चुना गया है उम्मीदवार? तो ऑप्शन ए निकी हेली, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी बॉबी जिंदल या ऑप्शन डी हेनरी शर्मा। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? किस भारतीय मूल की महिला को चुना गया? तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कमला हैरिस को इस उम्मीदवार के रूप में चुना गया है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, जो 3 नवंबर को अमेरिका में इसके चुनाव होने हैं। तो यह पहली एशियाई मूल की महिला है जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार चुनी गई है। तो पहली महिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एशियाई मूल की जो 3 नवंबर पे होने वाले चुनाव पर चुनी गई है। तो आइए देखते हैं खेल से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन यानी हमारा 11वां क्वेश्चन। भारत के पूर्व खिलाड़ी मणि तोम्बी सिंह का 9 अगस्त को निधन हुआ, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? मणि तोम्बी किस खेल से जुड़े हुए थे जिनका निधन हाल ही में 9 अगस्त को हो गया है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी बेसबॉल। तो राइट आंसर होगा फुटबॉल यानी ऑप्शन हमारा सी। फुटबॉल से जुड़े हुए थे पूर्व खिलाड़ी मणि तोम्बी। यह फुटबॉल में भारत टीम के डिफेंडर थे, यानी यह भारत की फुटबॉल टीम में एक डिफेंडर थे। और यह मोहन बागान क्लब के कप्तान भी रह चुके हैं। मोहन बागान क्लब के कप्तान भी रह चुके हैं और भारतीय टीम के पूर्व डिफेंडर भी रह चुके हैं। मणि तोम्बी जिनका निधन 9 अगस्त को हुआ है वह फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा 12वां क्वेश्चन। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 13 अगस्त या ऑप्शन डी 16 अगस्त। तो राइट आंसर होगा 13 अगस्त यानी सी ऑप्शन। तो इसको मनाने का कारण क्या है? मानव शरीर की तस्करी को रोकना, यानी जो मानव के लोगों को अंगों को बेचा जाता है
उनको किडनैप करके फिर उनके अंगों को अलग अलग करके बेचा जाता है, उसको रोकने के लिए यह अंगदान दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की ओर से सबसे पहले मनाया गया था। और मानव शरीर के जो तस्करी है उसको रोकने के लिए विश्व अंगदान दिवस। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा 13वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है? पीएम यानी प्रधानमंत्री ने किस देश के ने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी भारत। राइट आंसर आप में से कई लोगों को पता भी होगा, ऑप्शन बी यानी लेबनान। लेबनान के पीएम कौन थे हाल ही में? हसन दीब। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि जो बेरूत में केमिकल विस्फोट हुआ था उसके बाद वहां की जनता ने काफी प्रदर्शन किया, वहां की सरकार के खिलाफ यानी हसनदीप की सरकार के खिलाफ काफी प्रदर्शन किया जनता ने। और प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी कि वहां के पीएम इस्तीफा दें, और इस कारण उस धमाके उस केमिकल विस्फोट के कुछ ही दिनों में, उसके 3-4 दिनों के बाद हसनदीप ने अपना इस्तीफा दे दिया। और उसके साथ साथ उनके अन्य मंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो बेरूत में केमिकल विस्फोट हुआ था उसका सारा इल्जाम वहां की सरकार हसनदीप पर लगाया, क्योंकि उनको यह पता था कि एक जो वेयर हाउस है वहां अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा पड़ी है और विस्फोट का खतरा भी हो सकता है। और उसके बावजूद भी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया उसके खिलाफ, और एक दिन वहां विस्फोट हो गया और 150 लोग मारे गए, और उसके आसपास सभी जो बिल्डिंग्स जो सभी काम धंधे थे वो सब खत्म। दोस्तों, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 14वां क्वेश्चन। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अगस्त, ऑप्शन बी 16 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त या ऑप्शन डी 18 अगस्त। 11, 12, 16, 18। राइट आंसर होगा 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। पहली बार 2011 में यह बनाया गया, और इसके मनाने का कारण एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूक करने के लिए, यानी एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को उनके बारे में जागरूक करने के लिए यह डे 2012 में से मनाया जाता है और प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2012 में वर्ल्ड एलिफेंट डे विश्व हाथी दिवस मनाया गया, जो हर वर्ष अब 12 अगस्त को। दोस्तों, अब देखते हैं हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। आईसीसी ने किस भारतीय घरेलू अंपायर को इंटरनेशनल पैनल में शामिल किया है? इंटरनेशनल पैनल जो अंतरराष्ट्रीय अंपायरों का पैनल होता है, इसमें किस भारतीय घरेलू अंपायर को शामिल किया है? ऑप्शन ए रमेश गांगुली, ऑप्शन बी सौरभ राठौर, ऑप्शन बी सी अनंत पद्मावन या डी केर सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अनंत पद्मावन, जो भारत के घरेलू अंपायर है, जो रणजी और आईपीएल में अंपायरिंग करते हैं। और जो रणजी का फाइनल हुआ था उनमें भी इन्होंने ही अनंत पद्मावन ने ही अंपायरिंग की थी, और अभी ने इंटरनेशनल पैनल में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले भारत के 3 अंपायर इसमें शामिल हैं, अनिल चौधरी और ऐसे करके 3 शमशुद्दीन भी हैं, उसमें 3 अंपायर शामिल है। अब यह चौथे भारतीय हैं अनंत पद्मावन, दो इंटरनेशनल पैनल में शामिल। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें हमारे चैनल के प्रति, हमारे डिफरेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल के प्रति इतना प्यार बनाए रखें। वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में देते रहें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी सबसे नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।